हेलो स्टूडेंट्स। सभी के लिए हैप्पी दीपावली। ओके, आई होप सभी की दीपावली अच्छी रही होगी। तो नाउ वी विल कंटिन्यू हियर इन दिस चैप्टर ग्रेविटेशन लेक्चर 2। इन लेक्चर 1 व्हाट वी हैव कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने जो लॉ दिए थे ग्रेविटेशन के वो हमने पढ़े थे। फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव सीन द फार्मूला F इज इक्वल टू G ma into mb upon d square. That formula we have seen. We have seen the numericals also. We have seen the examples also on that formula. Free fall of the bodies we have seen. In this lecture we will cover the very important law for the flotation of the bodies in the fluids. बॉडी जो है फ्लूइड्स में, लिक्विड में किस तरह से फ्लोट करती हैं, किस तरह से सिंक करती हैं, डूबती कब हैं, दैट कंडीशन वी विल स्टडी। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स एंड व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड्स, that we will study here. Okay, and one very important law for the flotation of the bodies, that is known as the Archimedes principle. Very important principle that we will study here. Okay, and the relative density of the fluids. Okay, so we will start here the thrust and the pressure. तो thrust क्या होता है? Thrust is a kind of force. Thrust is a kind of force. It's a nothing. It's a type of force. Okay. तो thrust की हम definition we will see here. We will see the definition of the thrust. Thrust is a kind of, say, type of force acting in a particular direction. Acting in a particular direction. So it's a type of force. It's a net force. We call it. It's a net force. It's a net force acting in a particular direction. It is known as the thrust force. Thrust force जैसे कब लगता है, हम thrust force को कैसे कंपेयर करेंगे and what is its effects, and we will see the effect of the thrust force. हम यहाँ से effect देखेंगे thrust force का क्या होता है, और यहीं से एक टर्म आती है pressure. इसके इफेक्ट को ही देख के हम एक टर्म पढ़ेंगे प्रेशर. सो व्हाट इज द प्रेशर. उससे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे. एक एग्जांपल क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ऑन द लूजिंग सैंड. लूजिंग सैंड मतलब जो कि नीचे की तरफ धंस सकती है, जिसपे आप, लूजिंग सैंड वो सैंड होती है जो नीचे की तरफ धंस सकती है. तो लूजिंग सैंड पे फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ऑन द लूजिंग सैंड, जैसे कि आप ये है और इस तरह से आप लूजिंग सैंड पे खड़े हुए हैं. दिस इज लूजिंग सैंड. जस्ट कंसीडर दिस इज ए लूजिंग सैंड. सो व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या होता है, ये लूजिंग, जब आप लूजिंग सैंड पे खड़े होते हैं तो ये लूजिंग सैंड नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाती है. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ योर वेट. आपके वेट की वजह से. वेट क्या है, फोर्स है. वेट कितना होता है उसका हमने पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है. वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स क्या होता है, सेकंड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू G. तो यहाँ पे वेट कितना होता है, F इज इक्वल टू m इनटू a विल बी रिप्लेस्ड बाय G, सो F इज इक्वल टू mg. तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू इट्स और वेट mg. तो क्या देखते हैं कि ये सैंड जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाती है. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आवर वेट. इन द सेकेंड केस व्हाट यू डू, यू लाई डाउन. यू लाई डाउन मतलब आप लेट जाइए इस पे, इस सैंड पे क्या करिए, इस सैंड पे लेट जाइए. यहाँ सेम सैंड, लूजिंग सैंड, यहाँ पे भी क्या है, लूजिंग सैंड है, वैसी ही सैंड है, सेम सैंड. तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस केस में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट ऑफ सैंड. आप जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहते हैं. देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सैंड. नीचे जो है मोशन ही नहीं होता है इस केस में. व्हाई इट इज हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा है. वेट तो यहाँ पे भी mg लग रहा है, हियर आल्सो वेट इज mg, हियर आल्सो वेट इज mg. आपका वेट तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी वेट mg है, यहाँ पे भी वेट mg है. बट इस केस में क्या है, ये सैंड नीचे की तरफ धंसने लगती है, यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं जाती है. सो व्हाई इट इज हैपनिंग, we will see here why it is happening actually. Why it is happening, here we see, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है. थ्रस्ट फोर्स इज ए फोर्स एक्टिंग इन ए नेट फोर्स एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो यहाँ पे इस केस में हम जो
लूजिंग सैंड पे जो नेट फोर्स लगा रहे हैं किधर की तरफ लगा रहे हैं, पैर, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेग शूज, तो यहाँ पे ये पैर है आपका, तो आप नीचे की तरफ लूजिंग सैंड पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, mg फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स कैसा फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स थ्रस्ट फोर्स है। ओके, सो दिस इज द थ्रस्ट फोर्स हियर। अभी ये कितने एरिया पे लग रहा है, दिस इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया। दिस एरिया मतलब समझ रहे हैं, आपका पैर फॉर एग्जांपल अगर आपका पैर इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, ओके, ये लेंथ है उस पैर की और ये विड्थ है फॉर एग्जांपल, तो किस एरिया में लग रहा है, तो कितने एरिया में ये फोर्स लग रहा है, L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू। ये थ्रस्ट फोर्स जो है कितने एरिया पे लगा रहे हैं आप, L इंटू डब्ल्यू एरिया पे आप लगा रहे हैं। अगर आपका मान लिया पैर का साइज कैसा है, नीचे से रेक्टेंगुलर है, तो मान लिया क्या है, रेक्टेंगुलर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो आप कितने एरिया में फोर्स लगा रहे हैं, ये थ्रस्ट फोर्स mg L इंटू डब्ल्यू एरिया में। नाउ इन दिस केस जब आप लाई डाउन कर जाते हैं लूजिंग सैंड पे, तो देखिए आपका सरफेस एरिया जो है, आपका एरिया जो है वो बढ़ गया नीचे से, मतलब जिस ये mg फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स जो है वो अब कितने एरिया में लग रहा है, इतने एरिया में। मान लिया ये अब लेंथ जो है कितनी है, ज्यादा है, अब ये लेंथ ज्यादा है और आपकी बॉडी जो है उसकी विड्थ मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर तो नहीं होती है बॉडी लेकिन मान लीजिए, तो यहाँ पे ये अब लेंथ आपकी बढ़ गई। पहले पैर का साइज इतना था, अब देखिए आपकी पूरी बॉडी का साइज L2 हो गया और बाद में विड्थ कितनी हो गई, मान लिया W2 हो गई। तो यहाँ से एरिया अगर हम देखेंगे, एरिया देखेंगे तो एरिया कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना, अब एरिया हो गया L2 इंटू W2। तो इसका मतलब यू सी हियर अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज सेम, थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे भी सेम लग रहा है, यहाँ पे भी सेम लग रहा है, बट in this case we are not seeing any effect of thrust। यहाँ पे तो कोई थ्रस्ट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है इस केस में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले देखिए थ्रस्ट फोर्स जो है वो इस एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे लग रहा है, अब जो है थ्रस्ट फोर्स जो है वो इतने एरिया पे लग रहा है। पहले एरिया जो था वो छोटा था, फोर्स जिस पे लग रहा था, अब एरिया जो है बड़ा है। तो यहां से दिस इफेक्ट ब्रिंग्स ए क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। ये इस इफेक्ट को ही स्टडी करने के लिए एक क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। Okay, it is known as the force per unit area. Pressure is defined as the force per unit area. इसका फार्मूला होता है P is equal to thrust, इसको डिनोट करते हैं P से, क्या होता है P से, so P is equal to thrust upon area। देखिए यहाँ से अब ये सेम चीज को we will relate here thrust is same in the first case when you are standing on the losing sand, the thrust force is mg and the area is L into W, L into W। ये मान लिया एरिया A1 है, इसको मान लीजिए एरिया A1 है, ये इसको मान लीजिए एरिया A2। now we can write this mg upon A1। okay, in the second case calculate the pressure। in the second case इसको मान लीजिए that in the first case, this is in the first case, in the first case pressure is P1, in the second case when you are lying down, in the second case the pressure is P2, this will be same formula will apply, thrust upon area। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, नाउ this P2 we will calculate here, P2 will be equal to the thrust upon area। how much thrust we are applying now, same in this case also it is mg। now the area is A2, now the area is A2, L2 into W2। now I want to ask you one thing, यहाँ पे A1 जो है वो क्या है, कम है, A1 क्या है, लेस है, A1 is less, यहाँ पे A2 क्या है, मोर है।
ओके, यहाँ हियर द एरिया इज लेस एंड हियर द एरिया इज मोर, क्योंकि आप लाई डाउन कर गए तो आपका एरिया बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर हियर द एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हियर द एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हियर द एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट केस में एरिया मान लीजिए आपकी लेग का जो एरिया है, आपकी लेग का जो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेकेंड केस में जो है आपकी बॉडी का सरफेस एरिया जो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। mg सेम, mg कितना है, सेम है। मान लीजिए mg यहाँ पे जो है कितना है, यहाँ पे भी 500 न्यूटन है और यहाँ पे भी 500 न्यूटन है। दोनों केस में क्या है, वेट जो है आपका सेम ही है। 500 न्यूटन का मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका वेट कितना है, कैसे निकालेंगे? अगर आपका मास निकाल पूछा जाए आपका मास कितना है तो कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन जी। f मतलब 500 अपॉन जी को अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लें तो कितना आ जाएगा, 50 kg। तो मान लिया आपका मास कितना है, अप्रोक्सीमेटली आप 50 kg के हैं, 50 kg के हैं, मीन्स योर वेट इज सेम इन दिस केस आल्सो, इन दिस केस आल्सो। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, P1 की वैल्यू ज्यादा आएगी और P2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। When the 500 will be divided by 200, तब वैल्यू क्या आएगी? When the 500 divided by 10, तब वैल्यू कितनी आएगी? देखिए 500 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तब आ रहा है 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट कितनी है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया को किस में लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द P2, व्हाट विल बी द P2? 500 अपॉन 200, 5 अपॉन 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेकेंड केस में, इन द सेकेंड केस द प्रेशर is very less, that is 2.5 Newton per centimeter square. In the first case the pressure is 50 Newton per centimeter square. It means the pressure is different in both the cases. Even the thrust force is same, thrust force is same। देखिए thrust force दोनों में same था, but the pressure is different, but the pressure is different, but the pressure is different। इसी की वजह से जो है प्रेशर की ही वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है आप बहुत स्मॉल एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए आप नीचे की तरफ धंस जाते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है एक बहुत बड़े एरिया में लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, इसी वजह से कोई भी नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होता है, जो सैंड है वो नीचे की तरफ नहीं जाती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो थ्रस्ट फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर कहाँ से आया था, प्रेशर कहाँ से आया, थ्रस्ट फोर्स से। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि इसके और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। व्हेन द एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंजेस, जब एरिया जो है कांटेक्ट का चेंज होता है तो प्रेशर कैसे चेंज होता है, वी विल सी वन न्यूमेरिकल हियर। ओके, एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक है, वन ब्लॉक इज गिवन जिसकी डायमेंशन जो है, the dimension of the block is 40 by 20 by 10. 40 centimeter is the height of the block, 40 centimeter is the height of the block, 20 centimeter is the width of the block। कोई ब्लॉक है, 20 centimeter is the width of the block and depth is the 10 centimeter is the depth of the block। एक ब्लॉक है, this dimension of the block is 40 by 20 by 10। ओके, तो क्या है, पहली बार में इन द फर्स्ट केस ये ब्लॉक जो है टेबल पे इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। ये टेबल है, ये क्या है, टेबल। इट इज केप्ट लाइक दिस इन द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में इस तरह से रखा हुआ है। जो हाइट वाली जो हाइट है वो किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह से रखा हुआ है। सेकेंड केस है जब सेम ब्लॉक जो है उसको ऐसे करके रख देते हैं, जस्ट 90 डिग्री उसको रोटेट करो और पलट के रख दो। मतलब उसको ऐसे रख दो
उसको इस तरह से रख देते हैं। ओके, नाउ दिस इज द 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दो केस हैं। पहले केस में एक ब्लॉक जो है टेबल पे इस तरह से रखा हुआ है कि 40 सेंटीमीटर वाली हाइट जो है वो वर्टिकल है, और दूसरे केस में जो है ब्लॉक को इस तरह से रखा है 40 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है वो बेस है। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस वाला एरिया है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, वो कौन सा है, 40 और 20। उस रेक्टेंगुलर एरिया की लेंथ जो है कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा है, जो एरिया कांटेक्ट में है टेबल के, उसकी लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर एरिया की, 20 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर देखिए, इसका मतलब इस केस में ये लेंथ जो है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इसकी लेंथ बॉटम पे जो है 20 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर इस केस में देखेंगे तो लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 20 सेंटीमीटर। ओके, so now we will calculate the area and consider the mass of the block is 5 kg। मान लीजिए इसका मास कितना है, 5 kg। तो ये कितना वेट हो गया, if we want to calculate the weight, consider g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी लेनी है, g को एक्चुअल वैल्यू g की कितनी होती है, 9.8 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए। सो W इज इक्वल टू कितना होगा, W इज इक्वल टू m इंटू जी। दिस विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। m कितना है, 5 kg, g की वैल्यू कितनी है, 10। सो वेट ऑफ द ब्लॉक विल बी 50 न्यूटन। कितना है, इसका मतलब 50 न्यूटन। सो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, 50 न्यूटन। वेट here in the second case also how much force it is applying, 50 न्यूटन डाउनवर्ड। तो ये क्या है, थ्रस्ट फोर्स। ये क्या है, थ्रस्ट फोर्स। सेकेंड केस में भी थ्रस्ट फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। फर्स्ट केस में भी थ्रस्ट फोर्स कितना है, हाउ मच इट इज, 50 न्यूटन। ओके, नाउ कैलकुलेट द एरिया। कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैलकुलेट करना है A1। फर्स्ट केस में एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करो। SI यूनिट में, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो लेंथ की यूनिट क्या, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.20। 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, विड्थ को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर। ओके, तो 0.1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.02 मीटर स्क्वायर। A1 एरिया कितना आ गया, 0.02 मीटर स्क्वायर। तो हम इन द फर्स्ट केस वी विल कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर वी विल कैलकुलेट इन द फर्स्ट केस। क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट हाउ मच वी हैव कैलकुलेटेड, 50 न्यूटन, दैट इज द वेट, अपॉन 0.02। डिवाइड कर देंगे इसको। डिवाइड करने के बाद 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। प्रेशर कितना आ जाएगा, 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना है प्रेशर, 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में, इस केस में अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द एरिया। एरिया विल बी, यहाँ पे इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, SI यूनिट में। तो 40 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर। 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस 0 पॉइंट लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ पे भी रेक्टेंगल है तो लेंथ कितनी है, 0.4 इंटू विड्थ कितनी है, 0.2। इट विल कम 0.08
मीटर स्क्वायर, A2 निकल आया। नाउ इन द सेकेंड केस वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला, P2 इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ पे थ्रस्ट कितना है, सेम 50, बट द एरिया इज हाउ मच, 0.08। इसको डिवाइड करेंगे सेम, 2 0 ऊपर लग जाएंगे, 5000 अपॉन 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 is how much, 625 Newton per meter square. So in which case pressure is high? In this case pressure is very high. When the area is less, when the contact area is less, pressure is high. When the contact area is more, pressure is less. Okay, so this pressure is less and this pressure is very high. देख रहे हैं, मतलब जब कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, when the contact area is more, प्रेशर तब कम है। जब कांटेक्ट एरिया जो है बहुत कम है तब जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब हम लूजिंग सैंड पे खड़े थे, कांटेक्ट एरिया क्या था, कम था, तब जो है लूजिंग सैंड नीचे की तरफ धंस रही थी। और जब हम लूजिंग सैंड पे लेट जा रहे थे तो नीचे की तरफ इसलिए वो प्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि कांटेक्ट एरिया कैसा था, कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा था। ओके, नाउ सो दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। नाउ वन मोर थिंग, आई हैव टू टेल यू द एसआई यूनिट व्हाट वी आर यूजिंग हियर। एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। एरिया क्या है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट। इसकी एक और यूनिट होती है, दैट इज नोन एज द पास्कल। पास्कल ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रेशर के बारे में एक लॉ दिया था, जिन्होंने प्रेशर के बारे में जो है एक लॉ दिया था। उनके नाम पे एक यूनिट इनकी क्या है, पास्कल। पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल कितना होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को शॉर्ट में PAB लिखते हैं, लेकिन पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में बताया जाता है। इससे पहले ही मैंने बताया, जब भी साइंटिस्ट के नाम पे कोई भी यूनिट रखी जाती है तो उसका पहला लेटर जो बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, कैपिटल। प्रेशर की और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, यू विल स्टडी दोज यूनिट्स इन द नेक्स्ट क्लासेस। जैसे कि बार एक यूनिट होती है, बार एक यूनिट होती है, 1 बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो हम पे प्रेशर लगाता है हर चीज पे, क्योंकि एयर है यहाँ पे भी, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो वो भी हम पे क्या लगा रही है, एक प्रेशर लगा रही है। तो उस एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं, कितना प्रेशर लगाता है वो 1 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अभी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इनकी, बस इतनी याद रखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होती है, पास्कल एसआई यूनिट होती है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट होती है बार, दैट इज द बार। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब कोई दीवार में कोई नेल वगैरह, हम कोई नेल जब हम ठोकते हैं या कोई कैलेंडर वगैरह लगाते हैं, तो जिस साइड से वो ठोका जाता है उसकी जो पिन पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, और इधर से क्या होता है, इधर से थोड़ा सा क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये शार्प क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिन है, ये पिन जो है, ये जो कांटेक्ट बना रही है वो सरफेस एरिया बहुत कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है, पहला केस देखिए, सरफेस एरिया जब कम होता था तो क्या है, प्रेशर जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए जो है उस नेल को, कील को ठोकने में जो है क्या होगा, बहुत इजीली हम ठोक सकते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, अगर हम उल्टी साइड से उसको ठोके, उल्टी साइड से क्या होता है, अगर हम रिवर्स करते हैं उसको तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाए तो अगर हम इधर इस साइड से ठोके तो वो नहीं ठोकी जाती, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए प्रेशर कम होने की वजह से जो है कील उसमें नहीं ठोकी जा सकती। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ द टायर्स। जितने भी बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनके टायर्स जो है चौड़े बनाए जाते हैं। चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि
किस वजह से चौड़े बनाए जाते हैं? जब एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम अप्लाई करेंगे। बॉटम पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, रोड पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या होगा? कम होगा। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक बिल्डिंग्स। यू सी, जो बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनके बेस क्या है? चौड़े बनाए जाते हैं। बेस को क्यों चौड़ा बनाया जाता है? बेस चौड़े जब होंगे, जब उनकी लेंथ और की विड्थ ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर जो अप्लाई होगा, ये वाला केस देखिए, सेकेंड केस, जो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा? बॉटम पे वो कम होगा। प्रेशर अप्लाई जो होगा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए बेस को चौड़ा बनाया जाता है प्रेशर कम लगने की वजह से। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम देखेंगे प्रेशर के ऊपर। प्रेशर के बारे में डेली टू डेली हम लाइफ में जो है ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। इसको ध्यान रखिए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। P इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ओके, नाउ वी विल स्टडी हियर द फोर्स बायोन्सी। व्हाट इज द बायोन्सी? बायोन्सी से पढ़ने से पहले हम प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रेशर इन द फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे क्या होता है, हम जानते हैं कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या है? इट जनरेट्स प्रेशर, प्रेशर वहां पे आता है। ऐसे इन केस ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मास, मास की वजह से क्या होता है? उसमें वेट है, वेट की वजह से क्या है? वो प्रेशर अप्लाई करता है। इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या है? जैसे कोई लिक्विड है, ये लिक्विड वाटर है, वाटर है, वो भी क्या है? वो भी प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि उसमें भी क्या है? मास है। अगर हम देख लें, इतना मास, इतना वाटर ले लें वॉल्यूम का, तो उसका भी क्या होगा? कोई मास होगा। तो उसकी वजह से क्या अप्लाई होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या था? थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और यू कैन से फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना है? mg। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स अगर प्रेशर है, तो इन केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस आल्सो भी क्या है? दे अप्लाई सम प्रेशर। इसका मतलब लिक्विड्स में भी प्रेशर अप्लाई होता है और गैसेस में भी प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि उसमें भी क्या है? मास है। वाटर में भी मास है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, फॉर एग्जांपल एज डेप्थ इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, वाटर के अंदर प्रेशर भी बढ़ता है। वाटर के अंदर जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, जैसे मान लिया अभी आप यहाँ पे हैं, यू आर इनसाइड द वाटर, अभी इस डेप्थ पे हैं, वाटर में इस डेप्थ पे है, मान लिया ये डेप्थ कितनी है? 1 मीटर। तो यहाँ तक जो आपके ऊपर जो वाटर है, उसका मास जो है क्या है? m1 है, कम है। अब अभी मास क्या है? मान लिया m1 है। अब आप और डेप्थ में चले गए, वाटर के डेप्थ में और नीचे चले गए, फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे आ गए, अब आप यहाँ पे आ गए, और ये अब डेप्थ जो है टोटल यहाँ से, और ये डेप्थ अब यहाँ से कितनी है? टॉप से ये डेप्थ मान लिया कितनी है? 5 मीटर है। तो अब देखिए यहाँ तक जो वाटर लग रहा होगा, जो वाटर का वेट होगा यहाँ पे, यहाँ तक वो ज्यादा होगा। मतलब ये वेट मान लिया, ये मास कितना है? m2, ये मास m2 है। तो यहाँ पे वेट था mg और यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा? m2g। मतलब अब जो वेट लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, पहले वेट लग रहा था वो कम लग रहा था। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया सेम है भाई, आप यहाँ पे हैं तब भी एरिया सेम है, आप यहाँ पे हैं तब भी एरिया सेम है। तो एरिया सेम है, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। यहाँ मतलब इसका मतलब व्हेन यू गो टू द डेप्थ, तो क्या है? ये जो वाटर का वेट है वो बढ़ गया, मतलब फोर्स बढ़ गया, तो क्या है? प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए जितनी डेप्थ पे आप वाटर में जाएंगे, द प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। इसीलिए डैम वगैरह जो बनाए जाते हैं, डैम जहाँ पे वाटर कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे वाटर को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। जैसे ये डैम है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वाटर है, ये क्या है? वाटर है। तो डैम का जो बेस बनाया जाता है, ये मान लिया बेस है, तो ये बेस को जो बनाया जाता है बहुत ही चौड़ा बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बनाते हैं, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कैसा है? बहुत हाई है। बॉटम पे प्रेशर कैसा है? बहुत हाई है। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर कैसा है? लो है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं है टॉप पे।
अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ नीचे वाली चीज़ को कैसा बनवाना पड़ेगा, आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, कंक्रीट से चौड़ा बनवाना पड़ेगा। इसीलिए जो है क्या है, जो डैम का जो बेस होता है उसको बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बनाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर एट द बॉटम साइड ऑफ द डैम। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया, एज द डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज। इसको याद रखिएगा, एज द डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज। नाउ विल सी द बायोन्सी। बायोन्सी के बारे में पढ़ेंगे। बायोन्सी टर्म क्या होती है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बायोन्सी पढ़ने से पहले। जैसे मान लिया एक बड़ा सा टब है, यू टेक वन टब, जिसमें क्या है, वाटर फिल है। एक पानी से भरा हुआ टब ले लीजिए, ठीक है, उसमें वाटर फिल है मान लिया। और एक कोई एम्प्टी बॉटल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एम्प्टी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। किसकी, प्लास्टिक की। टेक वन प्लास्टिक बॉटल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। क्या करिए, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल को, ये मान लिया बॉटल है और इस तरह से ये इधर इसका ढक्कन है। ओके, ये बॉटल है, जस्ट कंसीडर। तो ये क्या है, बॉटल है। इस बॉटल को अंदर की तरफ पुश करिए, अंदर की तरफ हाथ से जो है पुश करिए, अंदर की तरफ इस बॉटल को इस टब में पुश करेंगे तो क्या देखते हैं कि हमें पुश करते टाइम इस पे फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स हमें क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है वाटर के अंदर, इस बॉटल को पुश करने के लिए? व्हाई वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। क्यों फोर्स आ रहा है? जैसे जैसे इसको अंदर दबाते जाएंगे वैसे वैसे हमें लगता है कि फोर्स बढ़ता जा रहा है, जो है ताकत हमको जो है ज्यादा लगानी पड़ रही है। ऐसा क्यों फील होता है? इसका मतलब कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है। अगर अपोज नहीं करता होता तो हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता। क्यों नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि इस वेट, ये बॉटल जो है इसका वेट है कुछ ना कुछ, मान लीजिए mg, तो वो ऑलरेडी जब नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर बॉटल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल अगर यहाँ पे होती, ईयर में अगर होती वाटर बॉटल, ये सेम वाटर बॉटल है, अगर यहाँ पे ड्रॉप करते वो सीधे नीचे गिर जाती, कोई फोर्स, बिना फोर्स लगाए क्या होती, वो नीचे गिर जाती, फॉल हो जाती नीचे, विदाउट एनी फोर्स इट इज फॉलिंग। मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है जब वो एयर में है, ठीक है। लेकिन जब वो वाटर में है तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई फोर्स है जो कि अपोज कर रहा है, किसको, किसको अपोज कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। वो फोर्स, दैट फोर्स जो अपोज कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज बायोन्सी फोर्स, नोन एज बायोन्सी फोर्स। इसी फोर्स को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बायोन्सी फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग in the upward direction when the body or any object is submerged or immersed inside the fluid. तो force of buoyancy, what is the force of buoyancy? Force of buoyancy is the force acting in the upward direction when the body is submerged or immersed in the fluid. मतलब ये जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल थी, अगर आप इसको जब अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं तो वी फील कि ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। हम और फोर्स लगाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं, कंप्लीटली इसको अंदर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोतल अब कहाँ आ गई, वाटर सरफेस के पूरा अंदर है, ये वाटर बोतल है अब आपकी। लेकिन अगर आप फोर्स यहाँ तक वाटर बोतल को लाके फिर से क्या करिए, अपना हाथ बाहर निकाल लीजिए इस टब से। जैसे ही हाथ आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाटर बोतल फिर से ऊपर आ जाएगी, फिर से ऊपर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या है, मैंने तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लेके आया इस वाटर बोतल को, यहाँ पे लाके छोड़ा, अगेन इट इज गोइंग अप, मींस देयर इज सम फोर्स।
there is some force which is pushing this water bottle in the upward direction. That force is known as force of buoyancy, or it is also known as upthrust force. This force is also known as upthrust force. इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोन्सी वो फोर्स होता है जब भी कोई बॉडी को, व्हेन एनी बॉडी इज सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड, द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर यही बॉडी को एयर में जब हम ड्रॉप करते हैं तो मैंने बताया क्या वो फ्रीली फॉल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है इस पे अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है लग रहा है यहाँ पे, बट वो अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है अपथ्रस्ट फोर्स कम है, इसीलिए यहाँ पे जो है बॉडी क्या है, फ्रीली फॉल हो जा रही है एयर में। लेकिन जब यहाँ पे, जब वाटर में जब आप उसको सबमर्ज कर रहे हैं वाटर बॉटल को, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और अपथ्रस्ट फोर्स कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और अपथ्रस्ट फोर्स कैसा है? ज्यादा है। अपथ्रस्ट फोर्स कैसा है? ज्यादा है। इसीलिए जो है बॉडी ऊपर की तरफ, प्लास्टिक बॉटल जो है बार बार ऊपर की तरफ आ रही है या ऊपर की तरफ ट्राई कर रही है आने का, क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स कैसा है? एयर में अपथ्रस्ट फोर्स कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? ज्यादा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाई। ओके, दैट्स व्हाई इट इज फ्रीली फॉलिंग डाउन। ओके, सो दिस फोर्स, बायोन्सी फोर्स इज क्लियर। नाउ वी विल सी हियर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम क्या देखेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है वो हम देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके, सेम जो बायोन्सी फोर्स पढ़ाया था मैंने, जस्ट नाउ वी हैव एक्सप्लेन बायोन्सी फोर्स, इट इज बेस्ड ऑन द बायोन्सी फोर्स ओनली। ओके, व्हेन एनी बॉडी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट or any body is submerged or immersed inside the fluid, the force acting in the upward direction, the force acting on the body, the force acting on the object, the force acting on the object in the upward direction is equal to the weight of the fluid displaced by it. We will explain here कि इसका मतलब क्या है कहने का। जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज द फोर्स ऑफ बायोन्सी। फोर्स ऑफ बायोन्सी वो फोर्स होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है व्हेन द बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड। तो आइदर इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड। तो क्या है? फोर्स ऑफ बायोन्सी लगता है। वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था प्लास्टिक बोतल का एग्जांपल लेके। दैट फोर्स, अब उस फोर्स होता कितना है वो यहाँ से आर्किमिडीज ने बताया था। दैट फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट is submerged or immersed inside a fluid, the force acting on the body, the force acting on the object in the upward direction is equal to the weight of the fluid displaced by the object. मतलब कहने का ये है, अगर ये कोई टब है, इस टब में हमने क्या डाला था? वाटर बोतल को डाला था अंदर, वाटर बोतल को अंदर डाल रहे थे। ये टब था वाटर का, ये फॉर एग्जांपल हमारी वाटर बोतल थी। हमने इसको क्या किया है? कंप्लीटली इसमें अंदर डाल दिया, कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया है। कंप्लीटली वाटर बोतल क्या है? इस
पानी के अंदर है, इस टब के अंदर है, तो क्या है, अगर इस पे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ को, दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, बायोट फोर्स। ओके, एज पर ग्रेविटेशनल लॉ ग्रेविटी फोर्स किधर की तरफ लगेगा इस बॉडी पे, mg, वाटर बॉटल पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, हमने फील किया था कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। वो अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका मतलब क्या है कि इस पोर्शन में, जिस पोर्शन पे ये बॉटल है, जितने में ये बॉटल आई हुई है, इस स्पेस में पानी होगा क्या, नहीं, यहाँ का पानी डिस्प्लेस हो गया होगा। मतलब सेम अगर देखा जाए, सेम पोर्शन जितने में बॉटल है, ये मान लिया बॉटल है वाटर के अंदर इतने पोर्शन में, तो ये वाले पोर्शन में क्या होगा, पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो वाटर। भाई जहां पे बॉटल है तो वहां पे पानी कैसे होगा, बॉटल है इसकी वजह से पानी नहीं है। इसका मतलब ये जो वाटर है, इस वाटर जो यहां से डिस्प्लेस हुआ है, मतलब ये जो वाटर डिस्प्लेस हो गया, इसका कोई मास होगा, मास होगा इस वाटर का, जो इसकी जगह पे जितना वाटर था वो अब डिस्प्लेस होकर दूसरी तरह जगह चला गया। दूसरी जगह कहाँ चला गया, जैसे हम जब वाटर बोतल को इस टब में अंदर की तरफ ढकेलते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले तो वाटर का लेवल यहाँ तक था, बाद में रेज होके क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब वो वाटर ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जो वो वाटर, मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इतने वॉल्यूम के इक्वल, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, इस वाटर बोतल के इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मतलब जो इसकी जगह से हट गया है, डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। होगा नहीं होगा, इज इट क्लियर, क्लियर है बच्चों ये, ठीक है। तो इसका जो है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है, जो वाटर का वॉल्यूम है, वही किसके वॉल्यूम के इक्वल है, वाटर बोतल के वॉल्यूम के इक्वल। अच्छा, इसका मास कितना होगा, मास अगर हमें वॉल्यूम मालूम है, वाटर बोतल का वॉल्यूम मालूम है, तो हम मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने फार्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा है ये फार्मूला, डेंसिटी की यूनिट भी पढ़ी थी, क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ से मास निकालें तो क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें अगर वाटर बोतल का वॉल्यूम मालूम है बी, और डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ वाटर, वही वो वॉल्यूम सेम ही है। इसका मतलब अगर हम वाटर का मास निकालना चाहते हैं, वो कि वाटर का मास कितना है, तो इसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, इतने प्लेस का, इस स्पेस का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना है, v, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, मान लिया रो, उसको किससे डिनोट करते हैं, रो से, ठीक है। तो हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, डिस्प्लेस्ड वाटर का। ये किसका मास है, डिस्प्लेस्ड वाटर, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है। इसका मतलब उस हमने वाटर का मास निकाल लिया, तो हम वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर निकाल सकते हैं। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इज इक्वल टू द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। भाई मास कितना है उस डिस्प्लेस्ड वाटर का, मल्टीप्लाई किससे कर दो, जी से, जी मतलब तो उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ये उस डिस्प्लेस्ड वाटर का क्या है, जो यहाँ से मूव होके ऊपर चला गया वाटर, ये उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। मास की जगह वही रख दो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो यहाँ से जो है हमें क्या मालूम पड़ गया, यहाँ से वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मालूम पड़ गया।
और यही वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड किसके इक्वल होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के। यही किसके इक्वल होगा? अपथ्रस्ट फोर्स के। इसका मतलब अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? जो वेट डिस्प्लेस्ड किया है लिक्विड का, इसका मतलब वो कितना है? रो इंटू वी इंटू जी। ओके, तो यहां से ये आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में कैसे आएगा इसके लिए मैंने ये समझाया है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से जो है अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। समझ गए? नहीं समझ गए? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कौन सा फ्लूइड? जो ये वाटर बोतल की जगह है, जो वाटर डिस्प्लेस होके ऊपर चला गया है, उसका कितना वेट है, वही वो वेट किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा। इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या दिया था? क्या कैलकुलेट करने के लिए ये डेफिनेशन दिया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो दिया गया है वो किसको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है? अपथ्रस्ट फोर्स को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। वो अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। जब भी व्हेन एनी बॉडी, any object is submerged or immersed inside the fluid, inside the liquid, there will be a force acting on the object in the upward direction. That force is known as the upthrust force, and this force is equal to the weight of the displaced fluid, weight of the fluid displaced by the object. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. मतलब जो ऑब्जेक्ट को आपने अंदर समर्ज या इमर्ज किया है उसकी वजह से वेट, जो लिक्विड का वेट कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उस वेट के इक्वल। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर देखें हम, कोई आयरन का छोटा सा पीस है, आयरन का पीस है और सेम साइज का जो है वुड का पीस है। एक आयरन का है और एक वुड का है। एक आयरन का पीस है और एक वुड का पीस है, तो दोनों को अगर हम पानी के अंदर ड्रॉप करें तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि जो आयरन वाला पीस है वो तो सिंक कर जाता है, दैट विल सिंक, एंड द वुड का जो पीस है इट विल फ्लोट। वो क्या है? वो फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आयरन का जो है वो सिंक कर गया और वुड का जो है क्या है, वुड वाला जो पीस है वो क्या है, वो फ्लोट कर रहा है? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है, आयरन की डेंसिटी जो है वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। आयरन की डेंसिटी ज्यादा है और वुड की डेंसिटी क्या है, कम है वाटर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए क्या है, वुड या ड्राई वुड ले लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, चाहे कॉर्क बोल दीजिए इसको, वुड को क्या भी बोल सकते हैं, कॉर्क भी बोल सकते हैं, कॉर्क बोल दीजिए। ओके, तो क्या है, इसकी डेंसिटी जो है वुड की या कॉर्क की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है। और आयरन की डेंसिटी जो है वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है, इसीलिए वो सिंक कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये डेंसिटी ही मैटर नहीं करती है किसी बॉडी को सिंक करने के लिए, फ्लोट करने के लिए। दूसरी एक टर्म होती है वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम या इमर्ज्ड वॉल्यूम। दूसरी जो चीज होती है जो इसको फ्लोटिंग कंडीशन को डिफाइन करती है, वो कितना वॉल्यूम जो है बॉडी का वाटर के अंदर है। जैसे कि सिप क्या है, सिप तो स्टील का बना होता है, आयरन का बना होता है, जबकि सिप क्या है, पूरा आयरन का बना होता है, करेक्ट। फिर भी जो है वो फ्लोट करता है, फिर भी वो फ्लोट करता है, सिंक नहीं करता। ये तो सिंक नहीं करता, क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका शेप जो होता है, जो शेप इस तरह से बना होता है सिप का, कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है सिप के द्वारा, सिप जो है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो है सिप से वो बहुत ज्यादा होता है। उसका मास जो, उसका वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जितने फ्लूइड को ये डिस्प्लेस करता है उसका वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वेट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो सिप जो है, सिप का बेस जो होता है इतना ज्यादा चौड़ा होता है, इतना ज्यादा चौड़ा होता है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड अगर ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा। मतलब इसीलिए उस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी कैसा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा लगने की वजह से क्या है, सिप जो है आयरन का होने के बावजूद भी जो है
सिंक नहीं करता, आयरन का होने के बावजूद भी सिंक नहीं करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके, ये फार्मूला वगैरह आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक सिर्फ डेंसिटी ही पैरामीटर नहीं है किसी बॉडी के फ्लोटिंग कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। दूसरा पैरामीटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड, कि जो ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम उसके फ्लूइड के अंदर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आयरन का जो है सिप भी होता है फिर भी वो डूबता नहीं है, लेकिन आयरन का जो है ये जो नेल है या ब्लॉक है छोटा सा, वो जो है क्या होता है, पानी में डूब जाता है। ओके, सो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ से क्लियर हो गया। एक दूसरी टर्म यहाँ से पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो हम यहाँ से देखेंगे। ओके, रिलेटिव डेंसिटी। सो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, वी विल सी हियर। Relative density is equal to the, relative density का फार्मूला क्या होता है, relative density is equal to the density of any fluid upon density of water। फ्लूइड मतलब चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ओके, तो किसी भी गैस, सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू समवन। जहां पे भी रिलेटिव टर्म होती है इसका मतलब उसका होता है कि वो किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। रिलेटिव मतलब क्या है, किसी से उसको रिलेट कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो यहाँ पे किसी भी फ्लूइड, मतलब चाहे वो गैस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए मरकरी कुछ समझते हैं ना, जैसे थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, मरकरी की डेंसिटी दे रखी है आपको। मरकरी की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 13,700। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज गिवन 13,700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। somebody is asking you what is the relative density of the mercury, what is the relative density of the mercury with respect to the water। relative density मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का अगर निकालनी है तो उसका मतलब बाई डिफॉल्ट ही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फार्मूला लगा देंगे रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड क्या है, मरकरी है। मरकरी की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,700 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी को याद रखिएगा, बहुत ही काम की चीज है। वाटर की डेंसिटी को भूल मत जाना, इसको रो से डिनोट किया है, वाटर W को सफिक्स में लिखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है। कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 137/10। ओके, ये क्या कितना आ गया, 13.7। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गई, 13.7। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई मरकरी की, 13.7। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। कोई यूनिट क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। यहाँ पे किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है, तो दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, 0। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी कैसे हम किसी चीज की कैलकुलेट करते हैं, कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी किसी की दे रखी हो तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, करिएगा उसको। एक होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए, उसको ट्राई करिएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। रिलेटिव डेंसिटी है जो सिल्वर की वो 10.8 है। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। रिलेटिव डेंसिटी आपको मालूम है सिल्वर की, आपको डेंसिटी बतानी है,
ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए होमवर्क है, कर लिएगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी की जगह क्या रखेंगे 10.8 और डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है, तो सिल्वर की डेंसिटी ऊपर, मतलब ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर जिसकी निकालनी है, मतलब इसकी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह कितना रखेंगे 1000, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है निकल जाएगी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से आपका रिलेटिव डेंसिटी यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ से मैंने जो है आपका ये चैप्टर 10 जो है कंप्लीट कर दिया है। ग्रेविटेशन यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह खत्म हो गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो है मेन जो आपके में दे रखा था, डिफिनीशन को याद रखिएगा, डिफिनीशन पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, कभी कभी डिफिनीशन पूछी जाएगी। ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह जो मैंने ये बताया है पूछा नहीं जाएगा, बट आपको समझ आना चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है और जो क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, वंस अगेन हैप्पी दिवाली, एंजॉय।